आज का अखबार कहाँ है? रमेश जी अपनी पत्नी अंजलि जी से पूछे। अभी देती हूँ, अंदर से अंजलि जी बोली। अंजलि जी अंदर से पेपर लाकर रमेश जी को थमा देती है। अरे आज तो इतवार है ना, वो साहित्य वाला पेज कहाँ है? रमेश जी पूछे। ये रहा। अंजलि जी ने सोफे के नीचे से मुचराया हुआ अखबार निकालकर रमेश जी की तरफ बढ़ाया। इसे तुमने छिपा कर क्यों रखा था? अरे इसमें आज एक कहानी आई है, बड़ी अजीब सी। कहीं हमारे बच्चे न पढ़ ले, इसलिए अंदर छिपा दिए। लगता है आजकल के लेखक जरा ज्यादा ही आगे की सोचने लगे हैं। अच्छा, ऐसा क्या लिख दिया है लेखक ने जो इतना कोस रही हो नए लेखकों को? रमेश जी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लिखा है कि अगर माँ बाप सैर सपाटे में बाधा बने तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए, चेकअप के बहाने। अच्छा, जरा देखूं तो। कहते हुए रमेश जी अखबार के संडे स्पेशल पेज में प्रकाशित युवा लेखिका की कहानी अस्थायी समाधान पढ़ने लगे। कहानी के अनुसार नायक अपने बुजुर्ग पिता को लेकर परेशान था कि उनकी सप्ताह भर की ऐसी व्यवस्था कहाँ की जाए जहाँ उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो और उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जा सके, क्योंकि उसे अपने परिवार सहित अपनी ससुराल में होने वाली शादी में जाना है। तब उसका दोस्त उसे समाधान बताता है कि वो अपने पिता को शहर में नए खुले होटल जैसे अस्पताल में चेकअप के बहाने भर्ती करवा दे, क्योंकि वहां भर्ती होने वालों की सारी जिम्मेदारी डॉक्टरों और वहां के स्टाफ की होती है, खाने पीने से लेकर जांच और रिपोर्ट्स तक की। नायक को अपने दोस्त का यह सुझाव बहुत पसंद आता है। एक ही बार में रमेश जी पूरी कहानी पढ़ गए। अंजलि जी इस दौरान रमेश जी के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ रही थी। चेहरे पर प्रशंसा के भावों के साथ जब उन्होंने अखबार समेटा तो अंजलि जी को आश्चर्य हुआ। बिल्कुल सही और व्यवहारिक समाधान सुझाया है लेखिका ने। रमेश जी कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहे, क्या खाक सही सुझाया है? अरे ऐसे भी कोई करता है अपने वृद्ध पिता के साथ? अंजलि जी ऐठते हुए बोली। तो तुम ही बताओ, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए था? रमेश जी पूछे। अंजलि जी को तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा तो रमेश जी ही बोले, अच्छा तुम जाओ, एक कप चाय और पिला दो, आज इतवार है। रिटायर्ड रमेश जी अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जी रहे थे। परिवार में पत्नी के अलावा बेटा यश और बहू सनिष्का तथा किशोर पोती इशिका थे। बेटा बहू दोनों ही नौकरी पेशे वाले थे और पोती अभी अभी कॉलेज में गई थी। नौकरी पेशा होने के बावजूद बहू उनका बहुत ख्याल रखती थी और अपने सास ससुर को पूरा मान सम्मान देती थी। उन्हें भी बहू से कोई शिकायत नहीं थी। पत्नी अंजलि जी रसोई में बहू की हर संभव सहायता करती थी। दिन में उन्हें और पोती को गर्मा गर्म खाना परोसती थी और शाम को बहू के घर लौटने से पहले रात के खाने की काफी कुछ तैयारी करके रखती थी। वे खुद भी बाहर के छोटे मोटे काम जैसे फल सब्जी दूध लाना, पानी बिजली के बिल भरवाना आदि कर देते थे। कुल मिलाकर रमेश जी संतुष्ट थे अपने पारिवारिक जीवन से। रमेश जी को साहित्य से बड़ा प्रेम था। रोज 2 घंटे नियम से अच्छी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना उनकी दिनचर्या में शामिल था। रविवार को कॉलेज और ऑफिस में छुट्टी होने के कारण घर में सब देर तक सोते थे, इसलिए रमेश जी और अंजलि जी आराम से बाहर बालकनी में बैठकर सुबह की ताजा हवा का आनंद लेते हुए देर तक अखबार पढ़ते थे, समाचारों पर चर्चा करते थे और चाय की चुस्कियां लेते थे। कभी कभी किसी न्यूज को लेकर दोनों के विचार नहीं मिलते थे तो यह चर्चा बहस में तब्दील हो जाती थी। तब रमेश जी को ही हथियार डालने पड़ते थे पत्नी के आगे। एक रविवार की बात है, अंजलि जी चाय बनाने जा रही थी कि बेटे यश ने आवाज लगाई, माँ चाय हमारे लिए भी बना लेना। बहू भी उठकर आ गई। सब गपशप करते हुए चाय पी रहे थे, मगर अंजलि जी अपने बेटे बहू का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वे पढ़ना चाह रही थी उस चेहरे को जो इस चेहरे के पीछे छिपा था, मगर सफल नहीं हो सकी क्योंकि उन्हें वहां छल कपट जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दादी
पता है इस साल हम शिमला घूमने जाएंगे, इशिका दादी की गोद में सिर रखते हुए बताई। अच्छा, लेकिन हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। आश्चर्य से अंजलि जी बोली, अरे अभी फाइनल कहाँ हुआ है। वो मम्मी की सहेली है ना, निधि आंटी, वो जा रही है अपने परिवार के साथ। वही मम्मी को भी साथ चलने के लिए कही है। फिर क्या कहा तेरी मम्मी ने? अंजलि जी के दिमाग में फिर से सुबह वाली अखबार की कहानी घूम गई। कुछ नहीं, सोच कर बताएगी ऐसा कहा। दादी प्लीज हम जाए क्या? इशिका अपनी दादी के गले में बाहें डालते हुए कही। मैंने कब मना किया? वो मम्मी ने तो हाँ कर दी थी, मगर पापा कह रहे थे कि आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा, आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तभी फोन की घंटी बजी और इशिका बात अधूरी ही छोड़कर फोन अटेंड करने चली गई। अंजलि जी को बेटे पर प्यार उमड़ आया। सोचकर अच्छा लगा कि उनका बेटा कहानी वाले बेटे की तरह नहीं है। कई दिन हो गए मगर घर में फिर ऐसी कोई चर्चा ना सुनकर अंजलि जी को लगा कि शायद बात ठंडे बस्ते में चली गई है। मगर एक रात सोने से पहले रमेश जी ने फिर जैसे सांप को पिटारे से बाहर निकाल दिया। बच्चे शिमला घूमना जाना चाहते हैं, वे अंजलि जी से कहे, तो परेशानी क्या है? अंजलि जी बोली, वो हमें लेकर चिंतित है कि हमारा ख्याल कौन रखेगा। हमें क्या हुआ, अच्छे भले तो है, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अंजलि जी बोली, सो तो है, मगर कई बार तुम्हें अचानक अस्थमा का दौरा पड़ जाता है, उसी की फिक्र है उन्हें। ऐसे में मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? इतनी ही फिक्र है तो ना जाए, कोई जरूरी है क्या शिमला घूमना? अंजलि जी मुंह चमकाते हुए बोली, कैसी बातें करती हो, क्या कोई हल नहीं है समस्या का? भूल गई हम दोनों भी कितना घूमते थे। यश को कहाँ ले जाते थे, हर जगह माँ बाबूजी के पास ही छोड़ जाते थे अक्सर। अब इनका भी तो मन करता ही होगा अकेले कई कुछ दिन साथ बिताने का। रमेश जी समझाते हुए बोले, सुनो एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बहन के यहाँ चलते हैं, कई बार बुला चुकी है वो, इसी बहाने हमारा भी मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। रमेश जी ने समस्या के समाधान की दिशा में सोचते हुए सुझाव दिए। नहीं, इस उम्र में मुझे किसी के भी घर जाना पसंद नहीं है। अंजलि जी बोली, वो तुम्हारी अपनी बहन है। रमेश जी बोले, फिर भी हर घर के अपने नियम कायदे होते हैं और वहाँ रहने वालों को उनका पालन करना ही होता है। सब कुछ उन्हीं के हिसाब से करना पड़ता है। बंध जाते हैं कहीं भी जाकर, अपना घर अपना ही होता है। जहाँ चाहो छीको, जहाँ मर्जी खांसो, जहाँ चाहो सो, जब मन करे उठो। अंजलि जी ने पति का प्रस्ताव सिरे से नकार दी। रमेश जी अपनी जवानी के दिन याद करने लगे। हर साल गर्मी में उनके 3-4 दोस्त परिवार सहित हिल स्टेशन पर घूमने जाने का प्रोग्राम बना लेते थे। यश तब छोटा था, वे उसे कभी उसके दादा दादी और कभी नाना नानी के पास छोड़कर जाते थे, क्योंकि छोटे बच्चे पहाड़ों पर पैदल नहीं चल सकते और उन्हें गोद में लेकर वे खुद नहीं चल सकते थे। ऐसे में माता पिता और बच्चे दोनों ही मौज मस्ती नहीं कर पाते थे। साथ ही बच्चों के बीमार होने का भी डर रहता था। अपनी समस्या का उन्हें यही सटीक समाधान सूझता था कि यश को दादी या नानी के पास छोड़ दिया जाए। अंजलि जी भी शायद यही सब कुछ सोच रही थी। अगले सुबह सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तब अंजलि जी अपने बेटे से पूछी, यश बेटा, तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है शिमला का? अंजलि जी पूछी तो यश और सनिष्का चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रमेश जी अखबार पढ़ते पढ़ते मन ही मन मुस्कुरा दिए। माँ, वो शायद कैंसिल करना पड़ेगा। यश सनिष्का की तरफ देखते हुए कहा, क्यों बेटा? माँ, अगर हम चले जाएंगे तो आप दोनों अकेले रह जाएंगे और इशिका के कॉलेज की तरफ से भी इस बार समर कैंप में बच्चों को शिमला ही ले जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, तो वह भी हमारे साथ नहीं जाएगी। फिर हम दोनों अकेले जाकर क्या करेंगे? यश उदास मन से बोला, अरे या तो और भी अच्छा हुआ। कहते हैं ना कि किसी काम को करने की दिशा में अगर सोचने लगो तो रास्ता अपने आप नजर आने लगता है।
अंजलि जी कुछ सोचकर बोली, मतलब माँ? मतलब या कि अगर इशिका तुम्हारे साथ नहीं जा रही है तो हम तीनों यहाँ आराम से रहेंगे। घर मैं संभाल लूंगी और बाहर तुम्हारे पापा। और अगर कुछ हमारे बस से बाहर का हुआ तो ये हमारी पोती है ना, जरूरत पड़ने पर या पीरी सब संभाल लेती है, घर भी और बाहर भी। और जब इशिका समर कैंप में जाएगी तब तक तुम दोनों आ ही जाओगे। अरे हाँ, एक रास्ता यह भी तो है, हमारे दिमाग के घोड़े तो यहाँ तक दौड़े ही नहीं। यश खुश होते हुए कहा, इसलिए तो कहते हैं बेटा, ओल्ड इज गोल्ड। जो और कोई नहीं सोच पाता वो बड़े बूढ़े सोच लेते हैं। अंजलि जी कनखियों से अपने पति की तरफ देखते हुए कही तो घर में एक सम्मिलित हंसी गूंज उठी।